और अब वक्त है पूरी खबर का, जिसमें हम हाजिर है दिन की अहम खबरों की एक्सरे रिपोर्ट के साथ। सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन मेघ प्रहार की। ये पहली बार है कि सेना ने देश के अंदर किसी शहर में इस तरह से युद्धाभ्यास किया। तस्वीर आप देख रहे हैं ऑपरेशन मेघ प्रहार। दूसरी खबर में हम दिखाएंगे टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की नई मंजिल। इसके अलावा चलते चलते बात होगी कश्मीर के, जहां कर्फ्यू और बंद के चलते जिंदगी है परेशान। लेकिन पूरी खबर में सबसे पहले देखिए यमुना नदी में सेना का शत्रु दमन। आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाजें, पानी में टैंकों का जुनून और फिजाओं में गूंजते बम धमाके। ये उस युद्ध की तस्वीरें हैं जो भारतीय सेना ने लाल देश के खिलाफ छेड़ दिया है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 182 किलोमीटर दूर मथुरा का आसमान सेना के टैंकों और हेलीकॉप्टर की आवाज से उस वक्त गूंज उठा जब यहां सेना ने ऑपरेशन मेघ प्रहार का आगाज कर दिया। दरअसल युद्ध के इस परिदृश्य को सेना ने युद्धाभ्यास मेघ प्रहार का नाम दिया है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! खास बात यह है कि ये पहला मौका है जब सेना ने देश के अंदर नदी के किनारे ऐसे युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है। अभी तक इस तरह की एम्फीबियन एक्सरसाइज सिर्फ सीमा पर ही की जाती रही है। आज जो आपने सामने डेमोन्स्ट्रेशन देखा, इसको हम युद्ध अभ्यास के हिसाब से बोलते हैं अपोज रिवर क्रॉसिंग। दुश्मन के इलाके में 40 से 50 किलोमीटर अंदर जाने के बाद आशंका है कि हम लोग को ऐसी नदी पार करने का मौका मिलेगा। ये जो मिनी ट्रेनिंग एरिया है मथुरा कैंट का, ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था हमारे लिए यहाँ पे बीएमपी के साथ फ्लोटेशन करने का और युद्ध अभ्यास जो आपके सामने सफल हुआ है उसको प्रैक्टिस करने का, रिहर्स करने का और अंजाम देने का। मैं आप लोग को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी इंडियन आर्मी, हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेज दुश्मन के इलाके में घुस के जो भी टास्क हमारे सामने आएगा उसको हम बखूबी निभाएंगे और पूरा करेंगे। जय हिंद। ऑपरेशन मेघ प्रहार के लिए यमुना नदी के पार वाली जमीन पर दुश्मन का लाल देश बनाया गया था और नदी के दूसरे किनारे पर भारतीय फौज की जमीन को नीला देश नाम दिया गया था। नीले देश की जमीन छावनी में तब्दील कर दी गई थी। सबसे पहले हेलीकॉप्टर के जरिए रैकी वॉरियर्स को लाल देश भेजा गया। रैकी वॉरियर्स की ये खासियत है कि वो 24 से लेकर 48 घंटों तक दुश्मन की जमीन पर रहकर अपने ठिकाने बनाने में माहिर होते हैं। स्पेशल फोर्स के ये कमांडो सबसे पहले दुश्मन सेना के बंकर्स और सामरिक महत्व के ठिकानों को तबाह कर देते हैं ताकि दुश्मन को शॉक इफेक्ट दिया जा सके। लेकिन ये कमांडो किसी भी जगह ज्यादा देर तक नहीं टिकते क्योंकि दुश्मन जवाबी हमला बोल सकता है। अगर कोई इवेंचुअलिटी हो जाती है उसमें, तो हमारा ड्राइवर ट्रेंड है उस इक्विपमेंट में जो क्रू है उसको बचाने के लिए, अंडर वाटर जाके रिकवरी करने के लिए, और जो इक्विपमेंट है उसको बाहर हुक लगा के बाहर निकालने के लिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि इक्विपमेंट अंदर पानी में फंस जाता है या ओवरटर्न है, उसको टर्न करना पड़ता है, उसमें हुक वेल्ड करना पड़ता है। तो ये इक्विपमेंट जो आप देख रहे हैं ये वेल्डिंग और कटिंग के इस्तेमाल में काम में आता है। ये एंटायर ऑपरेशन ये डाइवर अंडर वाटर कर सकता है। इसकी इंड्योरेंस इस टैंक के हिसाब से ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 25 मिनट्स है, जो ये पानी के अंदर रह के अपना काम को अंजाम दे सकता है। सेना के इस ऑपरेशन मेघ प्रहार में बीएमपी का भी जमकर इस्तेमाल किया गया। दरअसल मेघ प्रहार जैसी एम्फीबियन एक्सरसाइज के लिए ये बीएमपी रशियन इक्विपमेंट बेहद मुफीद माने जाते हैं। इसका पूरा नाम बोयीवया मशीना पेखोटे है और ये दिखने में टैंक की तरह ही होती है। ये बीएमपी व्हीकल नदी नालों को आसानी से पार कर सकते हैं। बीएमपी नदी में बेहद ही गुपचुप तरीके से
दुश्मन की जमीन में घुस जाती है। कभी कभी ये पनडुब्बी की तरह पानी के अंदर भी तैरती है। इसीलिए क्रॉस रिवर एक्सरसाइज के लिए बीएमपी सेना का एक अचूक अस्त्र माना जाता है। स्ट्राइक कोर और जो बाकी कोर होती है भारतीय सेना की, उनमें यह अंतर होता है कि जो स्ट्राइक कोर होती है उसके जो सैनिक होते हैं, जैसे ये अभी जो सैनिक है स्ट्राइक कोर 1 जो मथुरा में है, इनके सैनिक जो होते हैं जब युद्ध होता है, असली युद्ध होता है, तब दुश्मन की दहलीज में जाकर उसको पर हमला बोलते हैं, धावा बोलते हैं और उसको परास्त करके आते हैं। जबकि जो बाकी जो कोर होती हैं सेनाओं की, उनके जो सैनिक होते हैं सिर्फ और जो अपने बॉर्डर्स होते हैं, सरहद होती हैं, सीमाएं होती हैं, उनकी रक्षा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रक्षा करने का काम होता है। लेकिन जब असल युद्ध होता है तब भारतीय सेना की स्ट्राइक कोर, जिसे सबसे घातक कोर कहा जाता है, स्ट्राइक कोर 1 मथुरा में है, उसके जो सैनिक होते हैं असलियत में युद्ध के मैदान में जाते हैं। और इसीलिए जो एक्सरसाइज होती है भारतीय सेना की, युद्ध अभ्यास होते हैं, उनमें स्ट्राइक कोर ही सबसे आगे होती है, क्योंकि इनके जो सैनिक होते हैं, जाबाज सैनिक होते हैं, ये जाकर हमला बोलते हैं, दुश्मन की दहलीज में जाकर उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ऑपरेशन मेघ प्रहार में 90 टैंकों का भी इस्तेमाल हुआ, क्योंकि दुश्मन की दहलीज में लंबे समय तक टिके रहने का सबसे कारगर हथियार होते हैं ये मारक टैंक। इन टैंकों को दुश्मन के लाल देश पहुंचाने के लिए नदी में सेना ने बाकायदा खास तरह की रॉफ्ट का भी इस्तेमाल किया। इस एक्सरसाइज में हम अपोज रिवर क्रॉसिंग, यानी दुश्मन के इलाके में अगर नदी के रूप में ऑब्स्टेकल है और उसके पीछे दुश्मन ने अपने डिफेंसेस इख्तियार किए हुए हैं, तो किस तरीके से हम इस अपोज रिवर क्रॉसिंग की कार्रवाई को अंजाम देते हैं और दुश्मन को नदी के पार नेस्तनाबूद करते हैं, इस एक्सरसाइज के तरीके में बताया गया है। मथुरा में यमुना किनारे करीब 1 घंटे तक चले ऑपरेशन मेघ प्रहार में सेना की हिसार आर्म्ड ब्रिगेड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के टैंक और बीएमपी मशीन इस्तेमाल में लाई गई। खास बात यह है कि इस युद्धाभ्यास में सेना की उस सबसे घातक स्ट्राइक कोर 1 ने हिस्सा लिया जो युद्ध के समय दुश्मन की जमीन पर हमला बोलती है। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की बायोग्राफी एस अगेंस्ट ऑड्स उनकी जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं को सामने लेकर आई है। लेकिन सानिया मिर्जा का एक ऐसा सपना है जो उनकी बायोग्राफी में दर्ज नहीं हुआ। आप भी देखिए सानिया के उस सपने की कहानी। हैदराबाद में टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की जिंदगी पर लिखी किताब एस अगेंस्ट ऑड्स का जब विमोचन हुआ तो दुनिया के सामने आई सानिया की कामयाबी की वो कहानी जिसे उन्होंने लंबे संघर्ष के बाद हासिल किया है। I'll be honest, every time Sania loses somewhere, she represents our country, I think all of us lose a little bit. And we say, no, next time we'll all go and win. So that connects you to a great sports person like Sania. सानिया की ये कहानी खुद उनके पिता इमरान मिर्जा और पत्रकार शिवानी गुप्ता ने मिलकर लिखी है। लेकिन ये कहानी अभी अधूरी है क्योंकि सानिया की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना ओलंपिक मेडल जीतना अभी भी अधूरा है। ओलंपिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेनिस प्लेयर्स, हमारा हमेशा ख्वाब होता है कि हम जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करें और ट्राई करें कि एक मेडल जीते। लेकिन आई थिंक कि दूसरे स्पोर्ट्स की तरह काफ़ी सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो जिसके पास टाइम ज़्यादा होता है टू प्रिपेयर एक टूर्नामेंट के लिए जो शायद अगस्त या सितंबर में होगा, उसके लिए वो जनवरी में प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। हम वैसे नहीं कर सकते इन टेनिस। हमें वीक इन एंड वीक आउट खेलना पड़ता है, चाहे वो ओलंपिक्स के वीक के पहले हो या ओलंपिक्स के वीक के बाद में। एंड देन होपफुली we'll be able to try and give our best. We will give our best and hopefully come back to the medal. लेकिन अब सानिया मिर्जा ब्राजील के रियो में होने वाले ओलंपिक में खेलने के लिए तैयार है। ये सानिया का तीसरा ओलंपिक होगा, लेकिन इस बार उनका जोड़ीदार बदल गया है। रियो ओलंपिक्स के मिक्स डबल्स में सानिया मिर्जा रोहन बोपन्ना के साथ कोर्ट में दाव लगाती नजर आएंगी। ये फिजिकली और इतना डिमांडिंग स्पोर्ट है एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव स्पोर्ट इन द वर्ल्ड है इन टर्म्स ऑफ 180 कंट्रीज जो खेलते हैं। तो वी ऑल हैव रेडिकल ट्रेनिंग, चाहे वो सीढ़ियों पे भागना हो, चाहे वो वेट्स पीछे लगा के भागना हो, चाहे विंडशील्ड पीछे लगा के भागना हो या हिल पे भागना हो, वी ऑल डू दैट। एंड आई थिंक मे बी जब आंड्रे करते थे तब शायद उतने ज़्यादा लोग नहीं करते होंगे, आई डोंट नो। लेकिन अब एवरी टेनिस प्लेयर आप देखें हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ रूटीन, वो सब करते हैं।
plus they play tennis, plus they do maybe yoga, stretching. So, there's no limit to how fit you can be as a tennis player, because the game is just evolving every day, and tennis players are just getting fitter and fitter every day. 2009 में सानिया ने महेश भूपति के साथ ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता। वहीं 2012 में इस जोड़ी ने फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया था। 2014 में सानिया मिर्जा ने ब्रूनो सोअर्स के साथ मिलकर यूएस ओपन पर कब्जा किया। 2014 में उन्होंने साकेत माइनेनी के साथ एशियन गेम्स में गोल्ड भी जीता था। कश्मीर में तनाव और हिंसा से बिगड़े हालात के बीच रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। जो बीमार हैं वो दवाओं के लिए परेशान हैं, तो बच्चे उनसे भी ज्यादा दुखी हैं। खाने पीने तक का सामान उपलब्ध नहीं है, वहां पर किल्लत हो चुकी है, और किल्लत इतनी ज्यादा है कि मुंह मांगे दाम पर भी सामान नहीं उपलब्ध हो रहा है। 5 दिनों से कश्मीर के सभी संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू जारी है, लेकिन कर्फ्यू और बंद ने यहां आम लोगों की मुश्किलें बेतहाशा बढ़ा दी हैं। कश्मीर घाटी में हिंसा के चलते जहां सामान की सप्लाई पर असर पड़ा है, वहीं बाजार बंद होने की वजह से सब्जी और राशन समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान की भारी किल्लत भी हो रही है। यही वजह है कि श्रीनगर में रहने वाली सुरैया बानो अपने 6 लोगों के परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर परेशान है। 6 दिन हो गए ना कर्फ्यू में, मगर दूध नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता। वो मेरी वहाँ बीमार, उसको दवाई नहीं मिलती है। पता नहीं वो गवर्नमेंट कहाँ गई सोया। गैस भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, सब्जी नहीं मिलता, कुछ बहुत प्रॉब्लम हो गया। सब्जी नहीं मिल रही है, 6 दिनों से दूध नहीं मिल रहा है, पुलिस वाले बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, और वो डंडा मार के हमें वापस अंदर भेज रहे हैं। दूध नहीं मिल रहा है, हमें सब्जी तक नहीं मिल रही है, दवाई नहीं मिल रही है, गैस तक नहीं मिल रहा है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। आज सारे दुकानें बंद है, चॉकलेट्स तक नहीं मिलते, चिप्स तक नहीं मिलते हैं। बाजार में दूध, रोटी, सब्जी, चावल मिलना तक मुहाल हो गया है। यह हाल श्रीनगर का है। ऐसे में घाटी के दूसरे शहरों में लोगों की परेशानी का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। खास बात यह भी है कि मुंह मांगे दामों पर भी सामान नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि दिल की बीमारी से पीड़ित 80 साल की अजी बेगम दवाइयों की किल्लत से बेहद परेशान हो गई है। ना दवा बनान ना क्या बनान, मिनिस्टर गार बिहित ऐश करित। चीफ मिनिस्टर जानान सो करान गोरे, पानस पानस वुचान लुक मरतन या रोजतन आप कैमरा को फोकस करो, आप देखो कि दुकान सारा खाली खत्म हो गया है, सारा खाली है। स्टॉक भी वो जो मेन आइटम्स है जो कस्टमर को चाहिए वो अवेलेबल है ही नहीं।